अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान में मरकजी वज़ारत ख़ारजा ने आज 4 शुबे को नेपाल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक सफरी मशवरा जारी किया है। अपने बयान में वज़ारत ख़ारजा ने हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कि वो नेपाल के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें जब तक कि सूरत हाल मुस्तहकम नहीं हो जाती। जो लोग पहले से मुल्क में हैं, इन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से गुरेज करने और नेपाली हुकाम और खटमंडू में हिंदुस्तान के सिफारत खाने की तरफ से जारी करदा तमाम मुकामी हिफाजती हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया। वज़ारत ने मदद के लिए हंगामी राब्ता नंबर भी शेयर किया है। खटमंडू में हिंदुस्तान के सिफारत खाने से इन नंबरों पर राब्ता किया जा सकता है। 288186098097 व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि वाशिंगटन और दिल्ली के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात एक कामयाब नतीजे की तरफ ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि वो आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात करने के मुंतज़िर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि इन्हें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात करने का मुंतज़िर हूँ। मुझे यकीन है कि ये बातचीत हमारे दोनों अजीम ममालिक के लिए कामयाब नतीजे पर पहुँचेगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन मुल्क के 15वें नायब सदर जमहूरिया के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। राधाकृष्णन ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस में हुए मीटिंग में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और साबिक जज B सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया। इंतखाबी अफसर PC मोदी ने वोटों की गिनती के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर राधाकृष्णन को नायब सदर जमहूरिया के लिए मुंतखब करार दिया। उन्होंने बताया कि नायब सदर के इस इंतखाब में मजमूई तौर पर 788 लोगों को वोट देने का इख्तियार था, जिनमें से 781 लोगों ने हिस्सा लिया। वोटिंग का फीसद 98.2% रहा। मजमूई तौर पर 767 वोट डाले गए, जिनमें 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए और 752 वोट काबिल कबूल रहे। जब वोटों की गिनती की गई तो CP राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इनके हरीफ B सुदर्शन रेड्डी ने 300 वोट हासिल किए। इस तरह राधाकृष्णन को 152 वोटों से फतेह हासिल हुई। सबसे पहले वोटों की कानूनी हैसियत की जांच की गई, जिसमें 15 वोट का अलादम करार दिया है, जिनमें एक वो वोट भी शामिल है जो एक रुकने पार्लियामेंट ने डाक के जरिए भेजा था। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के नायब सदर उम्मीदवार जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी ने वक़ार के साथ अपनी शिकस्त को कबूल किया और जमहूरी अमल पर पुख्ता यकीन का इजहार किया। उन्होंने नतीजे के ऐलान के बाद जारी करदा अपने बयान में कहा कि आज अरकान पार्लियामेंट ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब में अपना फैसला सुनाया है। मैं अपने अजीम जमहूरिया की इस जमहूरी रिवायत पर गैर मुतज़लज़िल यकीन के साथ इस नतीजे को आजिज़ी से कबूल करता हूँ। अगरचे नतीजा मेरे हक़ में नहीं आया, लेकिन वो बड़ा मकसद जिसे हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो कमज़ोर नहीं हुआ है। जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी पहाड़ी रियासतें कुदरती आफत का शिकार हैं, वहीं मुल्क में ज़रूरी तौर पर सबसे खुशहाल सूबा पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। रियासत के तकरीबन 2000 गाँव सैलाब की जद में हैं, जिससे 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर और फसलें तबाह हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अब भी बहुत से इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। पंजाब की मदद के लिए सबसे पहले मेवात के मुसलमान पहुंचे, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल सदर जमातुल मुआहिन मौलाना अरशद मदनी को जब पंजाब की सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक अपील जारी की, जिसके बाद पंजाब की तरफ मुसलमानों की मदद का एक सैलाब रवां हो गया। मौलाना मदनी की अपील के बाद जगह जगह मसाजिद और मदरसों से मदद के लिए ऐलान जारी किया गया और मुसलमानों के बड़े बड़े इमदादी काफिले पंजाब की तरफ रवाना हो गए। मौलाना अरशद मदनी की अपील पर दूसरी रियासतों से भी इमदाद पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के मगरबी अजला से भी बड़ी तादाद में इमदाद पंजाब पहुंच चुकी है। जमीयत उलमा उत्तराखंड ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमात इस मुसीबत की घड़ी में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम मालिक के कायनात के बंदे हैं और इसके हर फैसले पर सर तस्लीम खम कर देना ही हमारी बंदगी का तकाजा है। वही हमारी परेशानी का हल निकालने वाला है। फिर भी बतौर असबाब के जमात उलमा हिंद और इसके खद्दाम और इसकी शाखें अपनी वसात के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन की मदद व इयानत के लिए सरगर्म अमल हैं।
संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने संभल की खुसूसी जज MP MLA अदालत में जारी कार्रवाई पर अगले हुक्म तक मजीद रोक लगा दी है। रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए खुसूसी जज की अदालत में जारी तमाम कार्रवाई को मनसूख करने का मुतालबा किया है। राजस्थान में गैर कानूनी तब्दीली मजहब बिल 2025 को राजस्थान असेंबली में मंगल को हंगामे के दरमियान सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। कबलजी हुई बहस के बाद दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत जवाहर सिंह ने बिल लाने की जरूरत की वजाहत की और बहस का जवाब दिया। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल भारत, आदिवासी पार्टी और आजाद मेंबरान असेंबली ने बहस में हिस्सा लिया, जबकि कांग्रेस के मेंबरान असेंबली ने बहस में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली के अहाते में नारेबाजी करते रहे और हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने असेंबली ने इजाफी कैमरों की तनसीब पर एतराज किया और इसकी मुखालिफत की और पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। बिल पर बहस और बिल मंजूर होने तक कांग्रेस सरकार का हंगामा जारी रहा। बहस में हिस्सा लेते हुए रुकने असेंबली बालमुकुंद आचार्य ने कहा है कि कांग्रेस बिल नहीं लाना चाहती। ये लोग लव जिहाद के नाम पर 3-4 शादियां करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। नए कानून से ऐसे लोगों को रोका जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और तेलंगाना में तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मरकज से फराग दिलाना ताउन की अपील की। वज़ीर आला ने निर्मला सीतारमण को यंग इंडिया स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों के क़याम के लिए 30,000 करोड़ के खर्च से वाकिफ कराया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात की आबादी तकरीबन 90% है और हुकूमत इन तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को सरकारी सतह पर कॉरपोरेट तर्ज की तालीमी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ निर्मला सीतारमण के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के दौरान रियासत के 105 असेंबली हल्क़ाजात में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स की तामीर की तफसीलात से वाकिफ कराया। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के हक में तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट की रायदही की निगरानी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आला ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेसी अरकान को नाश्ते की दावत दी। इस मौके पर रायदही के तरीक़ेकार से वाकिफ कराया गया। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह से कांग्रेस अरकान ने रायदही के लिए पार्लियामेंट रवाना हुए। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका और इंडिया अलायंस के अहम कायदीन ने अव्वल वक्त रायदही में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर नाश्ते में शरीक अरकान में अभिषेक मनु सिंघवी, रेणुका चौधरी, अनिल कुमार यादव, डॉक्टर मल्लू रवि, किरण कुमार रेड्डी, सुरेश, बलराम नायक और दूसरे शामिल हैं। तेलंगाना के वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आइंदा 3 सालों में इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत हर मुस्तहिक खानदान को मकान अलॉट किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम के पालेरो असेंबली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हल्के में 20 लाख के सरफे से तामीर करदा पंचायत दफ्तर का इफ्तिताह करने के अलावा उन्होंने 1 करोड़ 33 लाख से सड़कों की तामीर का आगाज किया। अवाम से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुआशी दुश्वारियों के बावजूद कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों की तकमील के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर अमल आवरी में तेलंगाना हुकूमत मुल्क की मिसाली रियासत बन चुकी है। आइंदा 3 सालों में इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत कोई भी मुस्तहिक खानदान मकान से महरूम नहीं रहेगा। BRS दौरे हुकूमत में फार्मूला ई रेसिंग के इनेकाद में मुबैना बेकायदगियों की जांच करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। रिपोर्ट में हुकूमत से मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाज़त तलब की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेसिंग की जांच के सिलसिले में साबिक़ वज़ीर बल्दी नज़्वनस KT रामाराव को 2 मरतबा जबकि IAS ओहदेदार अरविंद कुमार को 3 मरतबा तलब करके पूछताछ की थी। हुकूमत से इजाज़त के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो चार्जशीट दाखिल करेगा। फार्मूला ई रेसिंग में बेकायदगी पर 18 दिसंबर 2024 को ACB ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में KTR को A1, IAS ओहदेदार अरविंद कुमार को A2 और HMDA के चीफ इंजीनियर BL रेड्डी को A3 के तौर पर माखूज किया गया है। KT रामाराव ने फार्मूला ई रेसिंग में किसी भी बेकायदगी की तरदीद की और सियासी इंतकाम के लिए मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने इस माह की 17 तारीख को मुनक़िद होने वाली यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी की तकारीब के लिए वसीतर इंतजाम करने की मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी तकारीब के इंतजाम के सिलसिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें महकमा दाखिला के स्पेशल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, DGP डॉक्टर जितेंद्र, महकमा इंडस्ट्रीज के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CB आनंद, इंटेलिजेंस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्रीधर रेड्डी, महकमा तवानाई के चीफ सेक्रेटरी नवील मित्तल, GAD के सेक्रेटरी रघुनंदन राव और दूसरों ने शिरकत की। इस इजलास में रामाकृष्णा राव ने कहा कि इस माह की 17 तारीख की सुबह गन पार्क में शोधा की यादगार पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खिराज पेश करेंगे। बाद बाग आमा में होने वाली
یوم عوامی حکمرانی کی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کرنن کے مطابق پراپرٹی ٹیکس کا جی ایچ ایم سی میں جو ڈیٹا ہے اس کو برقی بلز اور کنیکشن سے مربوط اور منسلک کیا جائے گا۔ ٹیکس کے لیے جو پی ٹی آئی این نمبر دیا جاتا ہے اس کو برقی کے سروس کنیکشن یو ایس سی سے منسلک کیا جائے گا۔ ایڈیشنل کمشنر انوراگ جینتی نے بتایا کہ ڈیٹا کے انضمام سے نہ صرف جی ایچ ایم سی ٹیکس کی وصولی کا نظام مضبوط ہوگا بلکہ جائیدادوں کے استعمال اور برقی کنیکشن سے متعلق جواب دہی لانے میں آسانی ہوگی۔ اب تک جی ایچ ایم سی میں جملہ 96,000 پی ٹی آئی این کو برقی کے کنیکشن سے مربوط کیا گیا۔ سب سے زیادہ چار مینار زون میں 26,000 اور سب سے کم کوکٹ پلی زون میں 7,260 کنیکشنز کو منسلک کیا گیا۔ اس سے کمرشل جائیدادیں اور ریزیڈنشل جائیدادوں کی نشاندہی ہوگی اور جن کمرشل جائیدادوں میں ریزیڈنشل برقی کا میٹر استعمال کیا جا رہا ہے اس کی نشاندہی میں بھی آسانی ہوگی۔ تیلگو فلموں کے مشہور پروڈیوسر الو ارون کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیداروں نے ایک بڑا جھٹکا دیا۔ بغیر اجازت تعمیر پینٹ ہاؤس کو منہدم کرنے کی نوٹس بلدیہ نے جاری کی۔ تفصیلات کے مطابق جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 میں الو ارون کی عمارت تقریباً 1,000 گز رقبے پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے لیے گراؤنڈ فلور سمیت 4 منزل تک جی ایچ ایم سی سے باضابطہ اجازت حاصل کی گئی تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے تجارتی استعمال میں لایا گیا۔ تاہم حال ہی میں بغیر کسی اجازت کے 4تھی منزل پر نیا پینٹ ہاؤس بنایا گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں نے اس عمارت کو تعمیراتی قواعد کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس غیر قانونی تعمیر کو کیوں نہ گرایا جائے اس بارے میں وضاحت طلب کرتے ہوئے جی ایچ ایم سی نے نوٹس جاری کی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر ماجد حسین رکن اسمبلی نامپلی نے آصف نگر ڈویژن کے تحت بعض علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مسائل کی سماعت کی۔ محمد موسیٰ نمائندہ کارپوریٹر آصف نگر، خواجہ معین الدین سابق نمائندہ کارپوریٹر کے علاوہ ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین سرگرم کارکنان بھی اس دورے میں موجود تھے۔ ماجد حسین نے بتایا کہ آصف نگر ڈویژن کے تحت ممتاز مسجد کے اطراف کے رہنے والوں نے دارالسلام پہنچ کر بتایا تھا کہ ان کے علاقے میں سیوریج کے مسائل ہو رہے ہیں۔ مقامی افراد کی نمائندگی پر انہوں نے اس علاقے کا تفصیلی دورہ کر کے مسائل کا جائزہ لیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر آر وی کرنن نے کاروان سرکل کے دیاگورا سلاٹر ہاؤس کا معائنہ کیا۔ کمشنر جی ایچ ایم سی نے بہتر انفراسٹرکچر اور صفائی کے معیار کو بڑھانے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کارکردگی کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہدایتیں جاری کی۔ زونل کمشنر خیراتباد انوراگ جینتی، چیف ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر عبد الوکیل اور دیگر جی ایچ ایم سی حکام کے ساتھ کمشنر نے یہاں موجود سہولتوں کا جائزہ لیا اور مؤثر دیکھ بھال کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ پولیس نے تہواروں کے پیش نظر عوام سے چوکس رہنے کی خواہش کی ہے۔ پولیس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن نقلی ویب سائٹ سے چوکس رہیں۔ آفرز اور ڈسکاؤنٹ کے نام پر دھوکہ دیے جانے کا خدشہ ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر آنے والے اشتہارات پر یقین کرنے سے پہلے چوکس رہیں۔ واٹس ایپ، ٹیلی گرام گروپ کے ذریعے فرضی لنکس کی دھوکہ دہی سے محفوظ رہیں۔ کم قیمت میں اشیاء کی خریدی کی لالچ میں آ کر فرضی لنکس پر کلک نہ کریں اور کسی بھی ویب سائٹ کی URL کی ضرور جانچ کریں۔ مشتبہ ویب سائٹ پر کریڈٹ کی تفصیلات کا اندراج نہ کریں۔ واضح کہ حالیہ دنوں میں سائبر دھوکے بازوں کی جانب سے نئے انداز سے سادہ لو افراد کو لوٹنے کے واقعات کے پیش نظر پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً شہریوں کو چوکس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایسے افراد کے جھانسے میں نہ آئیں۔ تلنگانہ میں گروپ 1 ملازمتوں کی بھرتی کا عمل ایک بار پھر تنازع کا شکار ہو گیا۔ ریاست کی تشکیل کو 11 سال گزرنے کے باوجود پہلی بار گروپ 1 تقررات کا سلسلہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ ہائی کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں 10 مارچ کو جاری کردہ جنرل رینکنگ لسٹ اور مارکس لسٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے مین امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کا حکم جاری کیا اور یہ عمل 8 ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو نئے سرے سے مینز امتحان کرانے کی ہدایت کی۔ چند امیدواروں نے دھاندلیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے امتحانات کو منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی، جبکہ منتخب امیدوار نے اس کے خلاف عدالت سے رجوع ہوئے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے مرکز کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ 2 طرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط کیے جانے پر شدید تنقید کی۔ اویسی نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی، نسلی تطہیر اور قحط کا نگران بن چکا ہے۔ ایسے ملک سے معاہدہ کرنا قومی مفاد کے منافی ہے۔ اسدالدین اویسی نے اسرائیلی وزیر سموٹریچ کی موجودگی پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ یہ وزیر کا یہ کہنا کہ غزہ کے عوام کو بھوکا رکھنا اخلاقی اور جائز ہے، سراسر انسانیت سوز اور قابل مذمت ہے۔ اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گرفتاری کے وارنٹ کی درخواستیں زیر التوا ہے۔ ایک نسل کشی پر آمدہ حکومت کی حمایت قومی مفاد میں نہیں ہو سکتی۔
पुरानी मनसूख शुदा करंसी नोटों की मुंतकली के एक रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया और 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 1,92,00,000 रुपए की पुरानी करंसी नोटों को जब्त कर लिया, जिनमें 1,000 और 500 रुपए की पुरानी मनसूख शुदा नोट पाए गए। कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन पुलिस के मुताबिक इन करंसी नोटों को कमीशन की बुनियाद पर बदलने की कोशिश की जा रही थी। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक शांति थिएटर इलाका नारायणगुड़ा में टास्क फोर्स पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 अफराद को थिएटर के करीब और 2 अफराद को वाटर वर्क्स दफ्तर के करीब से हिरासत में लेते हुए इनके पास मौजूद बैगों की तलाशी ली गई, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए के पुरानी कदीम मनसूख शुदा करंसी नोट पाए गए। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने बताया कि मियांपुर के इलाके में नोटों और अफराद की मौजूदगी की इत्तला हासिल हुई थी। पुलिस की खुसूसी टीमें इन अफराद को तलाश कर रही है और टास्क फोर्स ने शुबा जाहिर किया है कि इस टोली में मजीद अफराद मुलविस हो सकते हैं और मनसूख शुदा करंसी नोटों का जखीरा हो सकता है।